नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने पत्रकारिता का अर्थ, उसके प्रकार, पत्रकारिता का स्वरूप और वर्तमान संदर्भ में पत्रकारिता क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पत्रकारिता में सूचना संप्रेषण कैसे होता है और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूचना संप्रेषण संप्रेषण भी एक कला है और संप्रेषण कला का प्रयोग जो है अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि से स्पष्ट होता है। तो सूचना संप्रेषण में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो सूचना संप्रेषण की विशेषता यह है कि इसके द्वारा पाठक या श्रोता जो है या दर्शक को आकर्षित किया जाता है, जिसका उदाहरण हम रेडियो बता सकते हैं कि रेडियो पर विविध भारती सुनने वाले श्रोता जो हैं वो करोड़ों हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विविध भारती पर रात के 11:30 बजे तक और अन्य स्टेशन पर रात भर विविध कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहता है। तो निवेदक अपने अंदाज में कार्यक्रम का संचालन करता है और विशेष रूप से लोगों का मनोरंजन का साधन फिल्मी गीतों को सुनना हो गया है। अब मोबाइल पर भी FM चैनल जो है कई रेडियो प्रोग्राम उपलब्ध करवाता है और जो निवेदक होता है उस गाने के बारे में आकर्षक पद्धति से जानकारी देता है। साथ ही रेडियो, टीवी से समाचार भी प्रसारित होते हैं, जो कि एक सूचना संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सूचना संप्रेषण के विविध रूपों में विज्ञापन का समावेश भी किया जा सकता है। विशेष रूप से टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में संप्रेषण कौशल बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जो डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन होता है उसमें एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने रास्ते से जा रही है और रास्ते में पानी भरा है। एक गाड़ी आती है तेज़ी से और कीचड़ उसकी महिला के कपड़ों पर लग जाता है और वो उस पानी को झटकते हुए बस इतना ही कहती है कि निरमा दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, कीचड़ से भरा पानी फ्रीज हो जाए। तो उसको जाते ही वह जो पानी है वो अन्य व्यक्ति पर गिरता है। तो ये सब बताने के लिए केवल उनको 1 मिनट भी नहीं लगता है और 1 मिनट भी पर्याप्त होता है। तो उसमें दृश्य ज़्यादा कहता है और जो संप्रेषण के लिए मात्र 1 वाक्य होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहना जो है वो ही संप्रेषण कहलाता है। तो आजकल विज्ञापनों में हिंदी के बजाय इंग्लिश जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेवार यदि कोई है तो वो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इस प्रकार की भाषा पढ़ने, समझने, लिखने के लिए आज की जो पीढ़ी है उसको एक योजना या युक्ति, एक आइडिया देता है। तो वैसे भी आज का जो शहरी या जो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलने वाले युवक हैं वो गर्व महसूस करते हैं, इसलिए इंग्लिश अब बाजार की विज्ञापन की भाषा न बनती तो इसमें आश्चर्य नहीं होता। जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि अमूल दूध पीता है इंडिया, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, और इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। बिग शॉपिंग, बिग धमाल, मॉम और किड्स एक साथ, और एक उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि तो ये दिल मांगे मोर। तो ये जो वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट है वो इस संप्रेषण जो है उसके माध्यम से ही प्रकट होता है। तो इन सब के उदाहरण हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं टीवी चैनलों पर। तो वर्तमान समय में मीडिया की जो मानक भाषा है उसका रूप बदल रहा है, लोगों की भाषा भी बदल रही है, संप्रेषण शैली को वो स्वीकार भी कर रहे हैं। तो आज देश में सबसे अधिक संख्या में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर गौर अगर हम करें तो उससे ये ज्ञात होता है कि अनेक समाचारों के शीर्षक, विज्ञापन के जो वाक्य हैं
और जो वैचारिक लेख हैं उन सब में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। तो सूचना संप्रेषण के संबंध में मीडिया विशेषज्ञ जो है वो कहते हैं कि हर मीडिया सूचना का अपना रूप तैयार करता है और हर सूचना प्रतिसूचना को जन्म देती है। इन दिनों सूचना क्रांति जो है वो जारी है। तो सूचना संप्रेषण में भाषा का अपना महत्व दिखाई देता है। अपने देश पर इतने वर्षों तक लगभग 800 साढ़े 800 वर्षों तक मुगलों ने राज्य किया और उसका परिणाम अदालती भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे मुकदमा, पैरवी, मुवक्किल, पेशकश, कार्रवाई, फरार आदि ये शब्द हमको देखने को मिलते हैं। तो दरअसल हिंदी भाषा ने अंग्रेजी से 6000 और अरबी, फारसी, उर्दू से 4000 शब्द लिए और ऐसा करने में भी हिंदी जो है समृद्ध हो पाई। तो सूचना संप्रेषण के अंतर्गत जब हम टीवी की बात करते हैं तो संप्रेषण के संसाधन के रूप में कैमरा आ जाता है, क्योंकि टीवी जो है एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। टीवी पर होने वाले कार्यक्रमों को गहराई से देखने पर ये ज्ञात होता है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो हम कैमरे की आंखों से देख रहे होते हैं। तो वातावरण निर्माण करने के लिए किताबों में शब्द संप्रेषण का माध्यम बनते हैं, लेकिन टीवी पर जो है कैमरा वातावरण को प्रत्यक्ष रूप से आकार देता है। तो सूचना संप्रेषण के अंतर्गत समाचार पत्र भी जो है अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। विशेष खबर को चौखट में दर्शाया जाता है। अखबार के लेआउट का जो प्रश्न होता है वो भी संप्रेषण के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। तो हर समाचार पत्र की अपनी नीति होती है, उसके अनुसार ही अखबार के पृष्ठ सजते हैं। और जैसे अंग्रेजी समाचार पत्र का जो तीसरा पन्ना है वो 3 पेज कहलाता है, जो फिल्मों से जुड़ा होता है। ये पृष्ठ जो है जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तस्वीरों से सजा होता है, उनके गॉसिप छपते हैं, जिससे पाठकों का मनोरंजन भी होता है और जानकारी भी मिलती है। तो नई फिल्मों की समीक्षा भी उसी पृष्ठ पर होती है और किसी अभिनेता या अभिनेत्री का जो साक्षात्कार है उसको भी उसी में छापा जाता है। तो अखबार का हर पन्ना सूचना संप्रेषण को प्रकट करता है और हर पन्ने की जो साज सज्जा है वो विशिष्ट पद्धति से की जाती है। उसमें शिक्षा जगत या राजनीतिक के प्रकरण हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और किसी पुस्तक का विमोचन है, शेयर बाजार है, सराफा बाजार है, खेल जगत है। इन सभी के जो विविध विषय हैं उनसे जुड़े जो फोटोग्राफ है वो संप्रेषण को ही प्रकट करते हैं। तो हर अखबार में एक कार्टून के लिए एक कॉर्नर सुरक्षित होता है जो राजनीतिक घटनाओं पर भी व्यंग्य प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। तो इन विज्ञापनों की वजह से ही जो है समाचार पत्र केवल 3-4 रुपए में पाठकों को इतनी सारी जानकारी उपलब्ध करवा पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूचना संप्रेषण में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही अहम भूमिका होती है और सूचना संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पाठकों को और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो इसलिए उनकी जो साज सज्जा होती है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो समाचार पत्र को लेआउट की ओर ध्यान देने वाली जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जो उसमें एक्सपर्ट हो और जो पाठकों की रुचि का भी ध्यान रख करके समाचार पत्र को एक आकर्षक रूप में छापने का प्रयास करता है। उसके बाद हम देखेंगे लेखन की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो भाषा हमारे संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो भाषा के कारण ही जो है मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच में एक सेतु का कार्य वो करता है। तो अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक वाचिक यानी वर्बली या मौखिक, और दूसरा है लिखित।
तो भाषा कई वर्षों तक वाचिक भाषा बनी रही थी। आज भी गाँव में बोली भाषा का प्रयोग जो है वाचिक रूप में ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद मौखिक या वाचिक रूप में अभिव्यक्ति का साधन जो होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम ध्वनि होता है। तो जो वक्ता होता है वो अपने विचारों को भाषा में बांध करके अपने मुंह से उच्चारण करता है और श्रोता उसको सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो इसके विपरीत लिखित रूप में लेखक अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करता है और जो पाठक होते हैं वो उसको पढ़ करके उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो किसी भी समाज का उत्कर्ष और अपकर्ष जो है कहीं न कहीं भाषा पर निर्भर होता है। भाषा का एक जो संस्कृत रूप है, परिनिष्ठित जो स्वरूप है, वो समाज के उत्कर्ष को दर्शाता है। तो भाषिक असमर्थता के कारण कोई भी समाज पतन की ओर उन्मुख भी हो सकता है, क्योंकि भाषा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या जो बौद्धिक क्षमता है उसको विकसित करने में सहायता करती है। तो भाषा का जो मुख्य कार्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सत्य और असत्य का जो विवेक है वो जागृत करता है। तो भाषा व्यक्ति और समाज सापेक्ष होती है। अगर वक्ता निम्न स्तरीय अनपढ़ है तब वह बोली भाषा का प्रयोग करता है और उसकी भाषा में तद्भव और देशिज शब्दों की भरमार दिखती है। और यदि कोई उच्च वर्गीय वक्ता है या शिक्षित वर्ग का वक्ता है तो वह अपनी भाषा में अंग्रेजी के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी करता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति और समाज के अनुभव भिन्नता के अनुसार उसका स्वरूप जो है वो भी बदलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य उस भाषा की महत्ता को बढ़ा करके उसकी श्रेष्ठतम जो तत्व है उसको सिद्ध करता है। तो भाषा साहित्य में बंद करके अमरता प्रदान करती है, प्राप्त कर लेती है। जैसे जो सूरदास या जो मध्यकालीन कवि हैं उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा, अवधी भाषा है और कई प्राचीन कवियों ने भी उसमें सृजन किया है। तो ये जो भाषाएं हैं वो भारत के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराती है। तो साहित्य में प्रयुक्त होने के पहले वो जो भाषा है वो वाचिक होती है, लेकिन साहित्यकार उस पर संस्कार करके सृजनात्मक सौंदर्य उसको प्रदान करता है। जिसमें लिखित जो है उसमें हम किताबें और अखबार उसका माध्यम बताएंगे और जो मौखिक है उसमें हम टेलीविज़न का माध्यम भी बता सकते हैं। तो उसके बारे में जो मुद्रित शब्द है उन्होंने व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिक जो निजता है उसको भी स्थापित करने में सहायता की है। तो टेलीविज़न वाचिक भाषा के अंतर्गत समाविष्ट होता है। आज बड़े पैमाने पर टीवी जो है देखा जाता है और टीवी शिक्षा का भी सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। आज एक औसत अमेरिकी जो है प्रतिदिन 7 घंटे लगभग टीवी देखता है और सैकड़ों वर्ष पहले मौखिक शिक्षा का जब समय प्रचलन था तो उसमें लिखित परंपरा का स्थान जो है उन्होंने ले लिया था। तो मीडिया ने अपने लिए एक भाषा बना ली है जो कि दर्शकों की बहुविधता और बहुराष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके रची गई है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वाचिक भाषा और लिखित भाषा का अपना एक अलग महत्व है। आज भी करोड़ों लोगों की भाषा वाचिक ही है, क्योंकि वे अनपढ़ हैं इसलिए बोली भाषा का प्रयोग करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन टीवी पर जब वे वाचिक भाषा का प्रयोग स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और किताबें शामिल हैं तो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, कंप्यूटर है, संप्रेषण आदि की जो भाषा है वो लिखित भाषा है। तो भाषा चाहे वाचिक हो या लिखित, सूचना संप्रेषण का ही कार्य वो संपन्न करती है। तो सही अर्थों में वाचिक भाषा ही जो है जन सामान्य की भाषा है, जिसमें विविध जानकारी, विविध तरह के संसाधन जो है सूचना रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो भाषा प्रयोग के एक विशिष्ट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम आज भी बहुत प्रभावकारी है। इस माध्यम के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया इन सब का समावेश किया जाता है। तो इसलिए जनसंचार की सशक्त माध्यम बनने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने अपना योगदान दिया है।
कंप्यूटर ने जनसंचार के माध्यमों को द्रुततर बना दिया है। आज कंप्यूटर की जो भूमिका है वो मुद्रण में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकती है। तो मानव की आधुनिकता की रचना में वास्तविक रूप से स्वतंत्र बनकर के जनसंचार के माध्यम को प्रस्तुत किया है। तो जनसंचार के वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सारी दुनिया इंटरनेट से जुड़ने में अब डिजिटल क्रांति आ गई है। याहू या रीडिफकॉम जो है .com, उसकी उपलब्ध पोर्टल जो है साइबर, उसमें जाएं तो ये हम देखते हैं कि वहाँ चुनिंदा अखबार 3500 से भी ज़्यादा पत्रिकाएं जो है उपलब्ध हैं। तो वहाँ हिंदी के अखबार और पत्रिकाएं भी हैं। वहाँ विज्ञान और टेक्निक, धर्म, कला, संस्कृति सभी की असंख्य वेबसाइट हैं। तो अब संचार के लिए रोज नई नई तकनीकों का विस्तार हो रहा है। अपने देश ने कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने भाषा प्रौद्योगिकी को एक नया अभियान के रूप में प्रारंभ किया है। तो जिसके लक्ष्य है कि कंप्यूटर अनुवाद, द्विभाषिक या बहुभाषिक रूपांतरण, वर्तनी संशोधन, व्याकरण, विधान, श्रुतिलेख, भाषा प्रशिक्षण, लेखाजोखा आदि। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंचार में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने देश में आरंभ हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन इन वर्षों में संपूर्ण विश्व का ध्यान अपने देश की ओर एक बाजार के रूप में भी लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं रही, बल्कि एक मीडिया की भाषा भी बन गई है। और विश्व की तीसरे नंबर की भाषा होने का सौभाग्य भी जो है हिंदी को मिला है। और इंटरनेट पर हिंदी का बोलबाला जो है उसका ही परिणाम है। तो हिंदी भाषा को अपने रूप को बदलना पड़ा, वह इंग्लिश भी बनी, लेकिन उसका जो अपना अमूल्य योगदान है वो सर्वोपरि है। इन सब के साथ साथ जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है उसमें संपादक का भी महत्व होता है। तो जिस तरह किसी हवाई जहाज को चलाने के लिए पायलट की आवश्यकता होती है, उसी तरह समाचार पत्र को चलाने के लिए संपादक की भी आवश्यकता होती है। तो संपादक समाचार पत्र का प्राण कहा जा सकता है। तो समाचार पत्र के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और संचालन, नियमन और निर्माण के लिए संपादक जो है उत्तरदायी भी होता है। और वह कवि की तरह कल्पना का सहारा लेकर के नहीं चल सकता, बल्कि उस देश विदेश की परिस्थितियों को वो ध्यान में रख करके चलता है और उनको पाठकों की पसंद और नापसंद का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो संपादक को समाचार पत्र के विविध विभागों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी जो हैं उनका भी मार्गदर्शन करना होता है। किसके लिए कौन सा काम है, कौन संवाददाता कहाँ किस स्थान पर नियुक्त किया गया है, किस रिपोर्ट के माध्यम से भेजा गया है, जो समाचार है वो आज के पत्र का सर्वोत्तम या महत्वपूर्ण संवाद होगा। तो विश्व के किस कोने में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, इन सभी गतिविधियों पर एक पैनी दृष्टि रखनी होती है। तो जनता के सामने कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रश्न के अंदर कोई भविष्य छिपा है, उसकी ओर संकेत करना है। देश के सामने क्या प्रश्न है जिसको समाज को बताना है। ये सभी जो विषय हैं उनसे संबंधित तथ्यों का वह अपने मस्तिष्क से वो मूल्यांकन करता है। उसे समाचार पत्र के प्रकाशन के समय तो संपादक को समाचार के प्रकाशन के समय भी ध्यान रखना होता है कि उसका पत्र समय पर प्रकाशित हुआ है या नहीं, और पत्र में छपा हुआ जो मसला है उसकी नीति के अनुरूप है या नहीं, कोई जरूरी प्रश्न छूट तो नहीं गया है। ये सब जो बातें हैं उनके सामने एक मौजूद रहती है। तो विश्व में होने वाली गतिविधियां जो है बहुत तीव्र गति से चलती है और वो हमेशा जागृत, सचेष्ट और सचेत रहता है। अपने सहयोगी की त्रुटियों का भी वह जिम्मेदार होता है। और अलग पत्र में मानहानि करने वाली कोई बात प्रकाशित हो जाए, तो कोई ऐसा विज्ञापन छप जाए जिसको जनता पसंद न करती हो, अगर वो प्रकाशित हो जाए तो इसके लिए उसको भी दंडित किया जा सकता है। तो चाहे उस समाचार पत्र लेखक का नाम भी
क्यों न छपा हो, ऐसे किसी भी त्रुटि का जिम्मेदार संपादक को ही माना जा सकता है। तो वह केवल समाचार पत्र और उन पर टीका टिप्पणी ही प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि व्यापारियों के विज्ञापन आदि को समाचार पत्र में उचित स्थान देकर के समाचार पत्र हेतु वो धन भी अर्जित करता है। तो संपादक अपने पत्र द्वारा जनता के जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण के विकास में सहायक होता है। अगर वह बुद्धिमान नहीं होता, अरे यार मेरी क्लास चल। तो इस प्रकार कई उत्तरदायित्व होते हैं संपादक के। उसका रास्ता भी बड़ा दुर्गम होता है और उनको हर प्रकार के सद्गुणों का होना उनमें आवश्यक होता है। तो आज की क्लास में हमने समाचार पत्रों के जो